तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। और इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 जो कि है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, टोटल 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पिछले वीडियोज में कवर कर लिए हैं। और इस वीडियो में हम लोग तीसरा फंक्शन यानी कि स्टाफिंग को कवर करेंगे। और आगे की वीडियोज में हम लोग बाकी के दो यानी कि कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग भी कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टाफिंग वाले फंक्शन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले समझते हैं स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग एक इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही लोगों को रिक्रूट करना, उनकी डेवलपमेंट और उन्हें रिटेन करना शामिल होता है। इसका मेन फोकस ये होता है कि सही पर्सन को सही पोजीशन पे सही वक्त पे अपॉइंट किया जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली और इफिशिएंटली चले और उसकी सक्सेस बढ़ती रहे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग इज ए क्रिटिकल मैनेजरियल फंक्शन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, टोटल 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो उसमें से एक ये भी क्रिटिकल फंक्शन यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दैट फोकस ऑन एक्वायरिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक्वायरिंग करना, डेवलप करना और रिटेन करना वर्क फोर्स, यानी कि जो लोगों को हम लोग हायर करेंगे या कि जॉब देंगे, तो उन लोग को एक्वायर करना, उनको डेवलप करना और उनको बनाए रखना, ये सारी चीजें शामिल होती हैं स्टाफिंग में। इट इंश्योर्स दैट द राइट पीपल आर प्लेस इन द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि राइट पीपल को राइट पोजीशन पे और राइट टाइम पे क्या किया जाए, रिक्रूट किया जाए, ताकि जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इफिशियंसी और सक्सेस बढ़ती है, जिससे यानी कि सही सही व्यक्ति को सही पोजीशन पे सही टाइम पे यदि आप रिक्रूट करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इफिशियंसी और सक्सेस रेट बढ़ जाती है। तो ये था स्टाफिंग। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ स्टाफिंग क्या है। तो मीनिंग ऑफ स्टाफिंग यानी कि स्टाफिंग रिफर्स टू द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, retaining employees to fill various positions in the organization. It is continuous and dynamic process that align the human resource with the organizational goals and objectives. यानी स्टाफिंग का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पोजीशन के लिए इम्प्लॉयज को हायर करना, सेलेक्ट करना और उन्हें डेवलप करना और उन्हें अपने पास बनाए रखना। मतलब बनाए रखना है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी को व्यक्ति को हायर करती है, तो उसे बहुत ट्रेनिंग ट्रेनिंग देनी पड़ती है। उसे अपना काम सिखाना पड़ता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती है कि कोई भी व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाए। तो स्टाफिंग में ये भी आता है कि उसे बनाए रखना है। ये एक कॉन्टिन्यूस और डायनेमिक प्रोसेस है। इट इज ए कॉन्टिन्यूस एंड डायनेमिक प्रोसेस जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमेशा ह्यूमन रिसोर्स को अलाइन करता है। तो ये था स्टाफिंग का मतलब। अब कुछ की एस्पेक्ट देख लेते हैं स्टाफिंग के, यानी कि स्टाफिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। जैसे कि सबसे पहला है मैन पावर प्लानिंग। तो इसमें क्या होता है, असेसिंग द करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन को अपनी करंट और फ्यूचर मैन पावर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत को एसेस करना होता है। एसेस करना यानी कि आंकलन करना, मतलब कितने लोगों की जरूरत है और वो लोग कैसे चुने जाएंगे, वो सारी चीजें इसमें होती है मैन पावर प्लानिंग में। तो दूसरा है रिक्रूटमेंट, अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर वैकेंट पोजीशन। यानी रिक्रूटमेंट का मतलब है वैकेंट पोजीशन के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना, यानी जो पोजीशन खाली है उनके लिए लोगों को बुलाना या कि हायर करना। ये सारी चीजें रिक्रूटमेंट में आती हैं, जिसको आम भाषा में या हिंदी में भर्ती करना करते हैं। तीसरा है सिलेक्शन, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ अप्लीकेंट्स। यानी कि जब रिक्रूटमेंट के बाद बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो सिलेक्शन का काम होता है उन सब एप्लीकेशन में से सबसे बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना। तो ये सिलेक्शन में होता है। चौथा है प्लेसमेंट, असाइनिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स टू अप्रोप्रिएट रोल्स। तो इसमें क्या होता है, प्लेसमेंट का मतलब है जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उन्हें उनके स्किल्स और कैपेबिलिटीज के हिसाब से अप्रोप्रिएट रोल या पोजीशन देना। ये सारी चीजें प्लेसमेंट में होती है। और प्लेसमेंट के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि इनहेंसिंग एम्प्लॉयज स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज टू मीट जॉब रिक्वायरमेंट्स। यानी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को उनकी जॉब के लिए जरूरी स्किल्स और नॉलेज देना होता है, ताकि वो अपना काम इफिशिएंटली कर सके।
परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, असेसिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल एक तरीका होता है जिससे एम्प्लॉयज के काम को एसेस किया जाता है, यानी कि आंका जाता है, आंकलन किया जाता है और उन्हें फीडबैक दिया जाता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ इंप्रूव करना चाहिए उन्हें। तो ये सारी परफॉर्मेंस अप्रेजल में होती हैं। ये भी सब की एक्सपेक्ट्स हैं स्टाफिंग के। इसके बाद है कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स, इंश्योरिंग फेयर एंड मोटिवेटिंग कंपनसेशन स्ट्रक्चर। यानी कि कंपनसेशन और रिवार्ड्स का मतलब है एम्प्लॉयज को उनके काम के हिसाब से फेयर और मोटिवेटिंग सैलरी और बेनिफिट्स देना ताकि वो मोटिवेटेड रहें और सेटिस्फाई रहें। इसके बाद है एम्प्लॉय वेलफेयर एंड रिलेशन, मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉय वेलफेयर और रिलेशन का फोकस होता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना ताकि दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग और सेटिस्फेक्शन बनी रहे। तो ये थे कुछ की एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, यानी कि स्टाफिंग के महत्व। स्टाफिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि वर्कफोर्स कैपेबल हो, मोटिवेटेड हो और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन हो। अगर स्टाफिंग अच्छी अच्छी है तो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली काम करता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंस है इसका राइट टैलेंट एक्विजिशन। यानी कि स्टाफिंग इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट एंड हायर्स द राइट पीपल with necessary skills and qualification for the job। यानी स्टाफिंग का सबसे पहला काम होता है सही टैलेंट को एक्वायर करना, यानी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लोगों को हायर करना जो जॉब के लिए जरूरी स्किल और क्वालिफिकेशन रखते हो। इससे ऑर्गेनाइजेशन को अपने काम के लिए सही लोग मिल जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। बाय प्लेसिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब, staffing ensure the effective and efficient use of human resource leading to improved productivity। जब स्टाफिंग प्रोसेस में राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाया जाता है तो ह्यूमन रिसोर्सेस का इफेक्टिव और इफिशिएंट यूज होता है। इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूज किया जाता है। इसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। स्टाफिंग इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट which enhance employees skills and prepare them for current and future challenges। यानी स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी होता है। इस प्रोसेस में एम्प्लॉयज को जरूरी स्किल्स और नॉलेज दी जाती है ताकि वो आज के चैलेंजेस को हैंडल कर सके और फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर रहे। ये सारी चीजें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आती है। इसके बाद मोटिवेशन एंड रिटेंशन। इफेक्टिव स्टाफिंग फोकस ऑन मोटिवेशन एंड रिटेंशन टैलेंटेड एम्प्लॉयज, रिड्यूसिंग टर्नओवर एंड प्रमोटिंग लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी इफेक्टिव स्टाफिंग सिर्फ सही लोगों को हायर नहीं करता बल्कि उन्हें मोटिवेट करना और ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना भी इंश्योर करता है। जब टैलेंटेड एम्प्लॉय सेटिस्फाई होते हैं तो टर्नओवर कम होता है और लॉयल्टी बढ़ती है। इसके बाद एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस एम्प्लॉय डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग, मेंटरशिप एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। यानी स्टाफिंग का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कॉन्टिन्यूअस एम्प्लॉय डेवलपमेंट। इसमें ट्रेनिंग, मेंटरशिप और परफॉर्मेंस अप्रेजल के जरिए एम्प्लॉय को इम्प्रूव किया जाता है ताकि वो अपनी स्किल्स और कैपेबिलिटीज बेटर कर सके। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। A well-staffed organization has the capability to grow and adapt to market changes and contributing to the long-term success। यानी अगर स्टाफिंग सही तरीके से की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के चेंजेस के साथ ग्रो कर सकता है। वेल वेल स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन काफी फ्लेक्सिबल होता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए प्रिपेयर रहता है। इसके बाद रिड्यूस लेबर कॉस्ट। ये भी स्टाफिंग के अंदर आता है। प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प्स मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्कलोड एंड वर्कफोर्स, रिड्यूसिंग अननेसेसरी लेबर कॉस्ट। जब प्रॉपर स्टाफिंग होती है तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कलोड और वर्कफोर्स के बीच बैलेंस बना रहता है जिससे एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। मतलब ऐसे अननेसेसरी खर्चे जैसे जो ज्यादा लोगों को हायर करने में होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। इसके बाद बिल्ड्स एम्प्लॉयर ब्रांड।
Effective staffing enhance the organization reputation as an employer of the choice, attractive top talent, and strengthening its competitive position. अ, अच्छी स्टाफिंग से ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन भी इम्प्रूव होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छी जगह के रूप में जाना जाता है जहां टॉप टैलेंट आना चाहते हैं, तो कंपटीशन पोजीशन भी स्ट्रांग हो जाती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, मतलब स्टाफिंग के क्या प्रोसेस हैं। स्टाफिंग का प्रोसेस काफी स्टेजेस में कंप्लीट होता है, जिसमें मैन पावर प्लानिंग से लेकर एम्प्लॉयज वेलफेयर तक काम होता है। यह इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत के हिसाब से सही एम्प्लॉय मिले, उन्हें ट्रेन किया जाए और उनका डेवलपमेंट होता रहे। तो ये सारी चीजें होती हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में, जो कि हमने सेम देखा था इसमें की एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग में। वही सेम चीजें थोड़ा डिटेल से दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टाफिंग का प्रोसेस है मैन पावर प्लानिंग। Manpower planning involves forecasting the number and type of employees needed for the future. यानी मैन पावर प्लान का मतलब होता है फ्यूचर में कितने और किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, उसका फोरकास्ट करना यानी कि प्रिडिक्ट करना। इसमें ये स्टेप शामिल होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है असेसिंग करंट वर्कफोर्स। अंडरस्टैंडिंग द करंट वर्कफोर्स इंक्लूडिंग देयर स्किल्स एंड रोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के करंट एम्प्लॉयज के स्किल्स और रोल्स को समझना, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। दूसरा है फोरकास्टिंग फ्यूचर नीड्स। Forecasting future needs यानी predicting the future workforce requirement based on the business plans and market condition। यानी बिजनेस के प्लान्स जो होंगे और मार्केट की क्या कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग फोरकास्टिंग करेंगे फ्यूचर नीड्स, यानी कि फ्यूचर में क्या नीड्स पड़ सकती हैं वर्कफोर्स की, कितनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ये सारी चीजें होती हैं इसमें। इसके बाद गैप एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग गैप्स बिटवीन द करंट वर्कफोर्स एंड फ्यूचर नीड्स। यानी करंट वर्कफोर्स और फ्यूचर की नीड्स के बीच जो गैप है, उससे आइडेंटिफाई करना। इसके बाद एक्शन प्लान, डेवलपिंग स्ट्रेटेजी टू रिक्रूट ट्रेन डेवलप एम्प्लॉयज। यानी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग और एम्प्लॉयज डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटेजी बनाना। ये सारी चीजें मैन पावर प्लानिंग में आती हैं, जो कि पहला प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग है। अब दूसरा प्रोसेस देखते हैं स्टाफिंग का है, वो है रिक्रूटमेंट। यहाँ पे तो प्लानिंग पहले हुई है स्टाफिंग के लिए, अब रिक्रूटमेंट होगी। यानी कि रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स। यानी रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें पोटेंशियल कैंडिडेट को अट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे दो तरीके से रिक्रूटमेंट हो सकता है। तो पहला है इंटरनल रिक्रूटमेंट, दूसरा है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है? प्रमोटिंग और ट्रांसफरिंग करंट एम्प्लॉयज। यानी करंट एम्प्लॉय को प्रमोट करना या ट्रांसफर करना, ये इंटरनल रिक्रूटमेंट कहलाता है। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट यानी अट्रैक्टिंग कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी बाहर के कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करना, ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहलाता है। और इंटरनल रिक्रूटमेंट यानी कि जो करंट एम्प्लॉयज है उनका प्रमोट करना या ट्रांसफर करना, इंटरनल रिक्रूटमेंट कहलाता है। यानी कि इंटरनल रिक्रूटमेंट को थोड़ा सा और इजी वे में समझे तो मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे वो है ब्रांचेस हैं। तो इसमें अभी प्रेजेंट में मान लीजिए 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, इसमें 50 काम कर रहे हैं। तो इसमें से 5 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाए, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 जो रिक्रूटमेंट हुई है वो इंटरनल रिक्रूटमेंट कहलाएगी, क्योंकि इसमें ट्रांसफर किया गया है। और यदि जैसा कि हमने पहले चैप्टर में देखा था, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लो लेवल। यदि लो लेवल मैनेजमेंट से कुछ लोगों को प्रमोट करके मिडल लेवल या टॉप लेवल में कर दिया जाए प्रमोट करके, तो इसमें जो रिक्रूटमेंट कहलाएगी वो भी इंटरनल रिक्रूटमेंट होगी, जो कि प्रमोटिंग के द्वारा होगी। तो यानी कि प्रमोट इंटरनल रिक्रूटमेंट में दो तरीके से रिक्रूटमेंट होती है, प्रमोटिंग के द्वारा या ट्रांसफरिंग द करंट एम्प्लॉय। यानी कि ये दो तरीके से इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट तो आप जानते ही हैं, अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बाहर के कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करना या जॉब देना, ये सारी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहलाती है। तो ये था दूसरा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। पहला था मैन पावर प्लानिंग, दूसरा था रिक्रूटमेंट। अब तीसरा है सिलेक्शन। तो अब देखते हैं सिलेक्शन में क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में बेस्ट कैंडिडेट को चूज किया जाता है। इस प्रोसेस में ये स्टेप शामिल होते हैं, जैसे स्क्रीनिंग, इंटरव्यूज, टेस्टिंग, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, जॉब ऑफर। तो देखते हैं स्क्रीनिंग क्या होता है।
शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करना होता है इसमें। दूसरा है इंटरव्यू असेसिंग कैंडिडेट स्किल एंड सूटेबिलिटी, यानी कि इंटरव्यूज के जरिए कैंडिडेट्स के स्किल और सूटेबिलिटी को एसेस किया जाता है, यानी कि एसेस यानी कि आंकलन किया जाता है उनका। इसके बाद टेस्टिंग इवेल्युएटिंग कॉम्पिटेंसी थ्रू टेस्टेस, यानी अलग अलग टेस्ट के थ्रू कैंडिडेट के कॉम्पिटेंसी को इवेल्युएट किया जाता है। इसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक वेरीफाइंग कैंडिडेट्स हिस्ट्री, यानी कि कैंडिडेट का बैकग्राउंड और हिस्ट्री वेरीफाई किया जाता है इसमें। जॉब ऑफर ऑफरिंग द पोजीशन टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट, और इन सारी चीजों के बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट को पोजीशन ऑफर किया जाता है। तो ये सबसे लास्ट में होता है जॉब ऑफर। सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें एप्लीकेशन के बेस पे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। उनकी स्किल और सिक्योरिटी चेक की जाती है इस इंटरव्यूज में। उसके बाद टेस्टिंग होती है। कुछ टेस्ट के थ्रू उनको इवेलुएट किया जाता है कि उनको कितनी नॉलेज है। तो टेस्टिंग के बाद होता है रेफरेंस से बैकग्राउंड चेक, यानी ये तीन होने के बाद कैंडिडेट की हिस्ट्री चेक हो जाती है, यानी कि कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है और हिस्ट्री उसका वेरीफाई किया जाता है इसमें। ये सारी चीजें होने के बाद जॉब ऑफर दिया जाता है, ऑफरिंग द पोजीशन टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट, यानी कि इस सारी चीजें जो पास कर लेगा जो कैंडिडेट, उसको जॉब ऑफर कर दिया जाएगा, पोजीशन जो भी पोजीशन होगी उसके साथ। तो ये था सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद हो जाएगा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट refers to the assigning the selected candidate to appropriate roles based on their skills and qualification, यानी प्लेसमेंट का मतलब है सिलेक्टेड कैंडिडेट को उनकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के हिसाब से सही रोल असाइन करना। अब इसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्लेसमेंट हो चुकी है। अब कोई व्यक्ति अब ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाना शुरू कर दिया, तो काम तुरंत शुरू नहीं होता है, पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होगा, ट्रेनिंग इक्विप्स एम्प्लॉयज विद स्किल्स दे नीड फॉर देयर जॉब्स, यानी ट्रेनिंग का काम होता है एम्प्लॉयज को उनकी जॉब के लिए जरूरी स्किल्स देना। तो इसमें ये सारी चीजें शामिल है, जैसे सबसे पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग लर्निंग बाय डूइंग टास्क अंडर सुपरविजन, तो सुपरविजन के अंडर टास्क परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें सीखी जाती है। दूसरा है ऑफ जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग अटेंडिंग वर्कशॉप एंड सेमिनार टू डेवलप न्यू स्किल्स, वर्कशॉप या सेमिनार अटेंड करके नए स्किल सीखना। तीसरा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनहेंसिंग स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल्स को इनहेंस करना। ये सारी चीजें आती है ट्रेनिंग के डेवलपमेंट में। तो इसमें तीन तरीके के हैं। सबसे पहला ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग टास्क अंडर सुपरविजन, यानी किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति के अंडर काम करना और सीखना उनसे, ये सारी चीजें होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि कुछ वर्कशॉप या सेमिनार होते हैं, उनसे आप न्यू स्किल्स जनरेट कर सकते हैं। और तीसरा था स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनहेंसिंग स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल्स। अब देखते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। तो performance appraisal is the process of evaluating an employee's performance against established standard and providing feedback for the improvement। यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस को स्टेबलाइज स्टैंडर्ड के अगेंस्ट इवेलुएट करना, उन्हें इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक देना। यानी कोई एक स्टेबलाइज स्टैंडर्ड बना होता है, उसके अगेंस्ट जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है और उन्हें इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक दिया जाता है। ये सारी परफॉर्मेंस अप्रेजल में होती है। इसके बाद कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स। कंपनसेशन इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स। अ फेयर कंपनसेशन सिस्टम अट्रैक्ट रिटेन एम्प्लॉयज, यानी कंपनसेशन में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स दोनों शामिल होते हैं। एक फेयर कंपनसेशन सिस्टम एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करता है और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखने के लिए बनाए रखता है, यानी कि बनाए रखता है रिटेन एम्प्लॉयज। इसके बाद है एम्प्लॉय वेलफेयर एंड रिलेशन। मेंटेनिंग पॉजिटिव एम्प्लॉय रिलेशंस इंश्योर अ हार्मोनियस वर्क इन्वायरमेंट फोस्टरिंग ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन। एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब होता है एम्प्लॉय के लिए एक पॉजिटिव और हार्मोनियस वर्क इन्वायरमेंट बनाना, ताकि उनके बीच ट्रस्ट और कोलैबोरेशन बना रहे। तो ये सारी चीजें थे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग।
इसमें हमने कई सारी प्रोसेस में देखा। सबसे पहला मैन पावर प्लानिंग देखा, उसके बाद रिक्रूटमेंट, यानी कि किस पावर यानी कि किस तरह के लोगों की जरूरत है, पहले इसकी प्लानिंग करना, फिर उन्हें रिक्रूट करना, फिर उन रिक्रूट में से सिलेक्शन करना, इन सारे फेजेस से गुजर के स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, टेस्टिंग, रेफरेंस और जॉब ऑफर देने के बाद उसके बाद प्लेसमेंट करना, फिर उन प्लेसमेंट व्यक्तियों का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना, फिर उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल लेना, फिर कंपनसेशन रिवॉर्ड्स देना उन्हें, और एम्प्लॉयज वेलफेयर एंड रिलेशन, ये सारी चीजें मेंटेन करना, मेंटेनिंग पॉजिटिव एम्प्लॉय रिलेशंस इंश्योर हार्मोनियस वर्क इन्वायरमेंट फॉर फोस्टरिंग ट्रस्ट एंड कोलाबोरेशन। तो ये सारी चीज थी प्लानिंग ऑफ स्टाफिंग और प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग था, यानी कि ये सारी प्रोसेस से होके गुजरता है स्टाफिंग मैनेजमेंट फंक्शन। अब देखते हैं कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स इन स्टाफिंग। तो मॉडर्न ट्रेंड्स इन स्टाफिंग क्या है? आज के टाइम में स्टाफिंग के प्रोसेस में कुछ कुछ नए ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं जो टेक्नोलॉजी और चेंजिंग वर्क कल्चर की वजह से आए हैं। इन ट्रेंड्स को फॉलो करने से कंपनीज को बेटर टैलेंट मिलता है और वर्कफोर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है। जैसे सबसे पहला है यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रिक्रूटमेंट, यानी एआई इज यूज टू स्क्रीन resumes, conduct preliminary interviews and assess candidates suitability, saving time and improving recruitment efficiency। यानी आजकल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज काफी बढ़ गया है। एआई से रिज्यूमी को स्क्रीन किया जाता है, पहले के इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, पहले के इंटरव्यूज पहले के इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं और कैंडिडेट्स की सूटेबिलिटी को एसेस किया जाता है। इससे काफी टाइम बचता है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट होता है। यानी कि रिक्रूटमेंट में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जाती है, जो कि काफी इजी बना देती है पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। दूसरा है रिमोट एंड फ्लेक्सिबल वर्क। विद द राइज ऑफ रिमोट वर्क, कंपनीज रिक्रूट टैलेंट ग्लोबली, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेंडिंग द टैलेंट पूल। रिमोट वर्क का राइज के साथ कंपनीज अब ग्लोबली टैलेंट रिक्रूट कर सकती हैं। रिमोट वर्क का मतलब है कि वर्क फ्रॉम होम, यानी कि आपको फिजिकली ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से भी काम या कहीं से भी काम कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कोविड 19 के बाद ये सारी चीजें बहुत बढ़ गई थी। यानी कि जब पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा था हर जगह पे, तो लेकिन जो बहुत सारे काम जो थे, बहुत लोग काम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो उसी समय इसका राइज हुआ था, यानी कि उदय हुआ था। और ये अभी भी फिलहाल बना हुआ है। तो when with the rise of remote work companies recruit talent globally, तो इसके राइट से यानी कि उदय से, इसके बढ़ने से बहुत सारी कंपनी ग्लोबली रिक्रूट करती हैं, यानी कि विश्व में किसी भी कोने से लोगों को रिक्रूट कर लेती हैं बिना उनको फिजिकली ऑफिस में बुलाए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बुलाए, वहीं से काम कराती हैं। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि वो कहीं से भी कभी भी काम करें जब उनकी इच्छा हो। कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई आने जाने का झंझट नहीं, ये सारी चीजें फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाती हैं। दस एक्सपेंडिंग द टैलेंट पूल, जो कि पूरे टैलेंट को उसके कंपनी के लिए काम करने की देती है। इससे टैलेंट पूल एक्सपेंड होते हैं और ज्यादा टैलेंटेड लोग कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। तो ये था रिमोट एंड फ्लेक्सिबल वर्क का ट्रेंड इन स्टाफिंग। इसके बाद है गिग इकोनॉमिक एंड फ्रीलांस वर्क। आजकल ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए फ्रेशर्स या फ्रीलांसर्स और गिग वर्कर्स को हायर कर रहे हैं। इससे उन्हें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बिना फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और प्रोजेक्ट बेस्ड काम इजीली हो जाता है। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे freelancer.com, अपवर्क, ये सारी चीजें, फाइवर, ये सारी इन सारी चीजों पे बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग अ, काम करते हैं। यानी कि उन उन लोग का यूज करती हैं ये सारे स्टाफिंग में, उन लोग का यूज होता है। ऑर्गेनाइजेशन आर टर्निंग टू फ्रीलांसर्स एंड गिग वर्कर्स टू फुलफिल प्रोजेक्ट, यानी कि अपने प्रोजेक्ट के लिए इन लोगों का यूज करती हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेसिफिक नीड्स को उनके पूरा कर देती हैं अलॉन्ग फ्लेक्सिबल विदाउट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। यानी कि उनके लिए कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होती, यानी कि कोई सैलरी की झंझट नहीं होती है, निकालने के लिए झंझट, ये सारी चीजें हो जाती हैं, जो कि बहुत ही ईजी बनाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये भी स्टाफिंग के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि एट द एंड काम तो वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे ना। तो इसके बाद है एम्प्लॉयज रिटेंशन स्ट्रेटेजी। ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन रिटेंशन बाय ऑफरिंग कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, competitive compensation, and fostering a positive workplace culture।
यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अब अपने टैलेंटेड एम्प्लॉयज को रिटेन करने पे फोकस कर रहे हैं। इसके लिए वो कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन और पॉजिटिव वर्कफोर्स कल्चर प्रोवाइड करते हैं। इससे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं और कंपनीज के साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं फ्यूचर मॉडर्न ट्रेंड्स इन स्टाफिंग। तो यहाँ आपका चैप्टर चैप्टर में स्टाफिंग वाला पार्ट कंप्लीट होता है, जो कि थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, हमने टोटल 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में से 3 कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि कौन कौन से कंप्लीट हो गए हैं? प्लानिंग हो गया है कंप्लीट, ऑर्गेनाइजिंग, और आज की इस वीडियो में स्टाफिंग भी कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग भी कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर से नोट, ये सारे नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे नोट्स आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।